नमस्ते दोस्तों। लॉकडाउन चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? वैसे तो बहुत मुश्किल समय है, लेकिन फिर भी समय तो व्यतीत हो रहा है मुश्किल में कैसे भी। तो आपने लॉकडाउन को बिताने का क्या नया तरीका निकाला? चलो बात करते हैं इस पे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास इसके 3 जवाब हैं, 3 किरदारों के तौर पर। पहला किरदार है मेरा एक नौकरी पेशा व्यक्ति का। जाहिर है उसके तौर पर मैंने घर में कोई ऐसा कोना ढूंढा जहां अच्छा नेटवर्क आता है, जहां से बैठकर वर्चुअल मीटिंग की जा सकती है। लिहाजा वर्क फ्रॉम होम घर से जारी है। दूसरी भूमिका है परिवार में। एक परिवार के सदस्य के तौर पर मैंने परिवार के रोजमर्रा के कामों में अपनी भूमिका निभाई और कोशिश की कि मैं उससे न्याय कर सकूं। और एक तीसरी भूमिका है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल वो तीसरी नहीं, एक तरीके से वो पहली भूमिका है, और वो है एक रंगकर्मी के तौर पर, एक थिएटर पर्सन के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, या थिएटर के किसी और पहलू के तौर पर। तो उसके संदर्भ में मुझसे पूछा जाए तो मैंने क्या किया है, तो मेरे पास कोई उल्लेखनीय जवाब नहीं है। ऐसे समय में जब हर कोई सक्रिय है, तो रंगकर्मी किस तौर पर सक्रिय है, ये हमें विश्लेषण करना होगा। आप पूछेंगे कि आपने क्या किया? ना तो मैंने कोई नाटक की रिहर्सल की, ना ही कोई नया नाटक लिखा, ना कोई अभिनय किया, जो संभव ही नहीं। हां, कुछ वर्चुअल रिहर्सल का काम किया जा सकता था, लेकिन उसकी परिकल्पना ही तो हुई, लेकिन जमीनी तौर पर कुछ नहीं हो सका। तो लेकिन क्या मैं बैठा रहा? ऐसा नहीं हो सकता। एक रंगकर्मी कभी नहीं बैठ सकता, उसका काम हमेशा चलता रहता है। इस कमरे से उस कमरे में जाते हुए, किचन से बालकनी में जाते हुए, बालकनी से किचन में जाते हुए, रंगकर्मी के तौर पर एक चिंतन उसका चलता रहता है। मैंने भी वो किया। मैंने दरअसल इस सारी भूमिकाओं को निभाते हुए एक रंगकर्मी के तौर पर मैंने जो चिंतन किया वो शब्दावली पे किया, और कुछ नतीजे निकाले मैंने। जैसे एक नतीजे को आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। बहुत शिद्दत से मैंने ये महसूस किया कि किसी एक डोमेन की शब्दावली जब किसी दूसरे विमर्श में प्रवेश करती है तो वो बहुत गड़बड़ करती है, काफी गड़बड़ भी पैदा करती है और काफी विभ्रम भी पैदा करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कोरोना के संदर्भ में लें, तो कोरोना की रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रयास जारी हैं। चिकित्सा विभाग के जो साथी हैं वो उसमें शिद्दत से लगे हुए हैं, पुलिस वाले शिद्दत से लगे हुए हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक शिद्दत से लगे हुए हैं, टीचर तक शिद्दत से लगे हुए हैं। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। वो खासकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी भूमिका बहुत उल्लेखनीय है। और इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए नागरिक समुदाय आगे आ रहा है और उनकी मदद कर रहा है। लेकिन एक बात मैंने महसूस की कि इन सभी लोगों के लिए जो एक शब्दावली अभी अभी प्रचलन में आई है, कोरोना वॉरियर, अब ये शब्दावली कहां से आई? क्या ये शब्दावली जो काम किया जा रहा है उस क्रिया को व्यक्त करती है, या उस भाव को व्यक्त करती है जो किया जा रहा है? वॉरियर शब्द तो यौद्धिक शब्दावली से आता है, युद्धों की शब्दावली से आता है। तो क्या हम किसी युद्ध में हैं? यदि युद्ध में नहीं है तो जो काम किया जा रहा है वो किस तरीके का है? दरअसल चिकित्सा का काम सेवा शुश्रूषा का काम है, और जो लोग सेवा के काम में लगे हुए हैं लोगों की, वो सीधा सीधा करुणा बुझाने वाला काम है।
लेकिन जो शब्दावली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉरियर, क्या वो उस क्रिया की अभिव्यक्ति कर रही है? माने उस सेवा कर्म की अभिव्यक्ति कर रही है, उस चिकित्सा कर्म की अभिव्यक्ति कर रही है, या उस करुणा भाव की अभिव्यक्ति कर रही है? मुझे लगता है कि ये शब्द अपर्याप्त है, ये शब्दावली अपर्याप्त है। दरअसल कहने का अभिप्राय यह है कि जो शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं, यदि दूसरे डोमेन की शब्दावली है और उसको हम नए विमर्श में लेके जाते हैं, तो वो शब्दावली उस नवीन विमर्श के हमारे दायरे को, हमारी सोच के दायरे को संकुचित कर देती है, कुंद कर देती है। फिर उस दायरे से बाहर जाकर हम नहीं सोच सकते। तो इसलिए हमें शब्दों के चयन के प्रति सावचेत होना पड़ेगा। और दरअसल बात यह है कि ये शब्दावली हमने चयन नहीं की, दरअसल ये शब्दावलियां हमारी तरफ उछाली जाती हैं और हम उसको लपक लेते हैं। अब क्यों लपक लेते हैं, ये एक दूसरा विमर्श होगा, लेकिन दरअसल हम इसलिए लपकते हैं इसको कि जिस डोमेन से ये शब्दावली आती है वो हमारा प्रिय डोमेन होता है। लेकिन जब दूसरे डोमेन में जाके, दूसरे विमर्श में जाकर हम उस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, तो वो शब्द हमारे सोच को सीमित कर देता है। यही बिल्कुल मुझे कोरोना के संदर्भ में, जो कोरोना के काम में जुटे लोगों के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, कोरोना वॉरियर, मुझे लगता है युद्ध एक अलग क्रिया है जिसमें शौर्य का भाव होता है, जिसमें रौद्र का भाव होता है। उस तरीके के जो भाव है उनका स्वीकार होता है, उनकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन चिकित्सा के काम में जो सेवा और मदद का भाव है, उस भाव की अभिव्यक्ति वॉरियर शब्द नहीं करता। इसलिए जब इस शब्दावली को लेकर हम इस मुद्दे पर चिंतन करेंगे, तो वो हमारा दायरा संकुचित कर देगा। ये हमारे साथ ऐसा होता है। ये एक उदाहरण के तौर पर है, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। ये हमारे जीवन के दूसरे पहलुओं में बहुत बैठा हुआ है और बहुत पुराने समय से बैठा हुआ है। अब शिक्षा को ही ले, शिक्षा के विमर्श में, जो कि सबसे ज्यादा बौद्धिक विमर्श है, जिसका चिंतन बहुत सावचेती के साथ होता है, जिसमें बहुत मनीषी लगे हुए हैं, वहां भी हमने कुछ ऐसी शब्दावलियों को प्रयोग किया जो युद्ध के क्षेत्र से आती है। अब ये युद्ध के क्षेत्र से हमारे विभिन्न पहलुओं में शब्दावली कैसे प्रवेश करती है, ये अलग विषय है, ये एक शोध का विषय हो सकता है। लेकिन शिक्षा जैसे मुद्दों में भी हमने बच्चों की तैयारी को लेके रणनीति बनाना, व्यूह रचना करना, ये जो शब्द हमने चुने हैं, जो ग्रहण किए हैं, दरअसल रणनीति शब्द आता कहां से, व्यूह रचना ये शब्दावली कहां से आती है? निसंदेह ये शब्दावली युद्ध क्षेत्र की शब्दावली है, ये शिक्षा की नहीं है, ये ज्ञान की शब्दावली नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के प्रसार, ज्ञान के ग्रहण, इनके लिए हमें नवीन शब्दावलियां गढ़नी पड़ेंगी। अगर हम पुरानी और बासी हो चुकी या उधार की शब्दावलियों से काम चलाएंगे, तो वह भी हमारे चिंतन का दायरा संकुचित होगा। और इसका असर हमने देखा हमारे बच्चों पर। हम बच्चों को साल भर योद्धा के तौर पर तैयार करते हैं। स्कूल जब परीक्षा में हम अपने बच्चे को तैयार करके भेजते हैं, तो उसको ऐसे बख्तरबंद करके जैसे भेजते हैं जैसे वो युद्ध क्षेत्र में जा रहा हो, रण लड़ने जा रहा हो। तो उसका असर हमारी शिक्षा के प्रोडक्ट में पड़ता है, चिंतन पर तो पड़ता ही है। ये हमारी जिंदगी में लगातार चल रहा है। लेकिन इससे केवल शिक्षा का क्षेत्र ही नहीं, खतरे की बात तो यह है कि रंगकर्मी भी इससे अछूते नहीं रहे। अभी कुछ दिनों से मैं एक चीज बहुत सूक्ष्मता से अवलोकित कर रहा हूं। मेरे कुछ रंगकर्मी साथी जब आपस में मिलते हैं, तो आजकल वो अपने आप को, या यूं कहें कि आपस में जब अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन का एक नई शब्दावली उन्होंने चुनी है। और वो जो शब्दावली कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, जो अभी अभी सुनने में आ रही है। वो जब भी मिलते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, जय रंगकर्म। अब इस जय रंगकर्म के निहितार्थ क्या है?
ये जय शब्द आता कहां से है? ये शब्द रंग कर्म के क्षेत्र में राजनीति से आया है, धर्म से आया है, या उपासना पद्धतियों से आया है, ये पता नहीं। लेकिन ये रंग कर्म में क्या फिट बैठता है और या इसके मतलब क्या है, इसके निहितार्थ क्या है, क्या इसको हमने समझने की कोशिश की? नहीं, सिर्फ हमने दूसरे क्षेत्रों से एक शब्दावली को लिया, उसको लपका और उसका आवरण हटा के देखने की बजाय हमने उसको नारे की तौर पर उछालना शुरू कर दिया। जबकि एक रंगकर्मी की क्या भूमिका होती है, वो सैनिक वाली नहीं होती। और ना ही मैं ये सारी बातें कह के सैनिक के काम को कम आंक रहा हूं। सैनिक के काम को आंकने के लिए वो शब्दावली और उसको सम्मान देने के लिए वो शब्दावली पर्याप्त है। लेकिन कोरोना बीमारी से रोकथाम में लगे लोगों की सेवा शुश्रूषा का जो काम है, उसके भाव को और सम्मान को व्यक्त करने के लिए वो शब्दावली छोटी पड़ती है। ऐसे ही रंगकर्म के काम को क्या ये चीज परिभाषित करती है? रंगकर्मी इस शब्द का इस्तेमाल करे तो क्या समझ के करे? दरअसल नारे, जय घोष जैसे नारे रण क्षेत्र में लगाए जाते हैं। रंगकर्मी क्षेत्र में तो शब्दों, वाक्यों की परतों को उधेड़ते हुए उनके अर्थों को पकड़ा जाता है, टेक्स्ट को समझा जाता है और टेक्स्ट के पीछे के सब टेक्स्ट को पकड़ा जाता है। और ना केवल पकड़ा जाता है, उसको पकड़ के रंगों, रसों, सुगंधों में डुबोकर दर्शकों को भी पकड़ाया जाता है ताकि दर्शक उसका रसोस्वादन करें। और जब रंगकर्मी इतने सारे काम करता है, टेक्स्ट को इतनी सावचेती के साथ पढ़ता है, समझता है और लोगों के सामने ले जाता है, तो जो रंगकर्मी जय रंग कर्म जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या सोच के कर रहे हैं? किसकी जय? रंग कर्म की जय का मतलब क्या है? रंग कर्म करता क्या है? रंग कर्म के फंक्शन क्या है? उसकी उद्देश्य क्या है? जब इस बात को हम समझ लेंगे तो जय रंग कर्म की नहीं होगी, जय किसी और की होगी या ना भी होगी। माना कि रंग कर्म असमानता के लिए काम करता है, असमानता को मिटाने के लिए काम करता है, तो फिर जय समानता होना चाहिए ना। जय रंगकर्मी तो नहीं, जय रंगकर्मी तो नहीं। दरअसल जब हम जय जैसी शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं तो उसका विपरीत पराजय पकड़ना पड़ता है, और पराजय है तो इसका मतलब शत्रु है। तो जब भी आप जय घोष जैसी शब्दावली का स्वीकार करें, रंगकर्म में स्वीकार करें, तो फिर आपको एक शत्रु भी तलाशना पड़ेगा, क्योंकि ये सापेक्षिक शब्दावली है। रंगकर्म में शत्रु नहीं दिखाई देता, शत्रु नहीं है वहां, लेकिन रण क्षेत्र में शत्रु होता है। रण क्षेत्र में शत्रु सामने होता है, वो आपके विपरीत होता है, आपके विरुद्ध होता है, उसमें जय और पराजय होती है। रंगकर्म में ऐसा नहीं होता, चिकित्सा में ऐसा नहीं होता, शिक्षा में ऐसा नहीं होता। तो हमें शब्दावलियों को सावचेती से समझना होगा, फिर उनका स्वीकार करना होगा नए विमर्शों में। नए विमर्शों में अगर शब्दावलियां नहीं है तो खोजें, सृजित करें। तो सृजन के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में डिस्ट्रक्शन की शब्दावलियां अगर लाएंगे आप, तो विभ्रम पैदा होगा, अस्पष्टता होगी। एक रंगकर्मी के तौर पर मैंने जो चिंतन किया है वो आपके सामने लाने की कोशिश की। हो सकता है इसका दूसरा पहलू भी हो, दूसरा पक्ष भी हो। अभी तक के लिए इतना। नमस्कार।